हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्या एग्जाम पॉइंटर। नित्या एग्जाम पॉइंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, अच्छे होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं हम। चलिए आइए, आज आप सबको क्या अध्ययन करना है। जैसा कि कल हमने बताया था, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हमने बताया, प्राचीन मत और वैज्ञानिक मत, ये दोनों मत बता दिए। आज आपको जो पढ़ना है वो कौन सा है? पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है। इसके बारे में आज आपको अध्ययन करना है। तो आइए आज आप सब अध्ययन कीजिए। क्या करना है इसके बारे में? पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास के बारे में, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, इसके बारे में आपको आज पढ़ना है, समझना है। उल्का पिंड एवं चंद्रमा के चट्टानी विश्लेषण। उल्का पिंड और जो चंद्रमा का है, उस चंद्रमा के चट्टानी विश्लेषणों से जो पृथ्वी की आयु ज्ञात हुई है वैज्ञानिकों द्वारा, जो पृथ्वी की आयु ज्ञात की गई, किसके द्वारा की गई? उल्का पिंड और चंद्रमा के चट्टानी पिंडों द्वारा, चट्टानी टुकड़ों द्वारा उसका विश्लेषण किया गया और ये बताया गया जो पृथ्वी की आयु है वो 4.6 अरब वर्ष है। किसके विश्लेषण से? उल्का पिंड और चंद्रमा के चट्टानी विश्लेषणों से वैज्ञानिकों ने ये विश्लेषण किया, ये अध्ययन किया कि जो पृथ्वी की आयु है वो कितने वर्ष है? 4.6 अरब वर्ष है। ये तो पहले मैंने बताया, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पृथ्वी की आयु कितना है, ये तो आप जानते भी हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों के परीक्षणों के आधार पर पृथ्वी की जो आयु निर्धारित की गई वो 3.9 अरब वर्ष निर्धारित की गई। 3.9 रेडियोधर्मी, जो रदरफोर्ड द्वारा परीक्षण किया गया था, रदरफोर्ड द्वारा जो परीक्षण किया गया था, रेडियोधर्मी परीक्षण, उसके आधार पर जो पृथ्वी की आयु निर्धारित की गई वो 3.9 अरब वर्ष निर्धारित की गई। जबकि उल्का पिंड और चंद्रमा के चट्टानी परीक्षणों से ये ज्ञात हुआ कि पृथ्वी की जो आयु है वो 4.6 अरब वर्ष है। और परमाणु परीक्षणों के, रेडियोधर्मी परीक्षणों के आधार पर यह निर्धारित किया गया कि पृथ्वी की जो आयु है वो 3.9 अरब वर्ष है। दोनों में अंतर है, आप देख लीजिएगा। पियरे क्यूरी एवं रदरफोर्ड द्वारा रेडियोधर्मी क्या किया गया था? पदार्थों का परीक्षण किया गया था। उसी आधार पर ही ये पृथ्वी की आयु निश्चित की गई थी कि पृथ्वी की आयु 3.9 अरब वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्प को युगों में और युगों को शकों में विभाजित किया गया है, क्योंकि वर्तमान समय में पृथ्वी का इतिहास जानने के लिए वैज्ञानिकों ने उसे कितने युगों, कितने कल्प, महाकल्पों में बांटा है? 5 महाकल्पों में। और वही कल्पों को युगों में, मतलब जो महाकल्प हैं, पहले इतिहास को समझने के लिए महाकल्पों में, महाकल्पों को युग में, युग को शकों में विभाजित किया गया। शक है, शक ये टाइम पीरियड होता है। महाकल्प को इरा कहा जाता है, इंग्लिश में उसे क्या कहा जाता है? इरा। जो महाकल्प है हमारा, महाकल्पों में 5 महाकल्पों में विभाजित किया गया है। अभी आपको अध्ययन करना है आगे कि कितने महाकल्पों में विभाजित किया गया है। 5 महाकल्पों में विभाजित किया गया है। ये 5 महाकल्प कौन कौन से हैं उसके बारे में अभी आपको अध्ययन करना है। तो जो ये महाकल्प हैं, महाकल्पों को इरा कहा जाता है और उन्हीं महाकल्पों को युगों में बांटा गया है, जिसे क्या कहा जाता है? इपोज कहा जाता, इपोज, EPOCH, इपोक कहा जाता है। युग को इपोक कहा जाता है, EPOCH, इपोक। ये देख लीजिए आप, ये हो गए महाकल्प, जिसे कहा जाता है इरा। ये हो गया महाकल्प, ये हो गया महाकल्प। अब महाकल्पों को किस में विभाजित किया गया है? इपोच में, EPOCH, इपोच में। अब इपोच के बाद इरा, इपोच और शक, शक को पीरियड में, जिसे हम कहते हैं कल्प, क्या कहा जाता है? कल्प या शक कहा जाता है। शक को पीरियड में बांटा, विभाजित किया गया है। ठीक है ना? ये आपका हो गया इरा, इपोच और पीरियड में बांटा गया है। इरा, इपोज और इपोक, इरा, इपोक। ये हो गया इरा, जिसे हम कहते हैं महाकल्प। ये हो गया इपोक, इपोक हो गया युग, और ये पीरियड हो गया काल, काल या शक जिसे कहा जाता है। ये 3 भागों में वैज्ञानिकों ने विभाजित किया। अब 5 महाकल्पों को
विभाजित किया, वो 5 महाकल्प कौन कौन से हैं, आइए आज आपको यही अध्ययन करना है। सबसे पहले जो महाकल्प था वो उसका नाम था प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प जो आर्कियोजोइक एवं प्रोटीरोजोइक, ये आप देखिए यहाँ प्री कैम्ब्रियन जो महाकल्प था वो 2 महाकल्पों को एक में ही किया गया था, आर्कियोजोइक एवं प्रीटीरोजोइक। आर्कियोजोइक और प्रीटीरोजोइक 2 महाकल्प इसमें प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में रखे गए थे। दोनों को सम्मिलित किया गया जिसे क्या नाम दिया गया, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प नाम दिया गया। इन दोनों को एक ही महाकल्प में रखा गया जिसका नाम क्या दिया गया, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। यह लगभग 59 करोड़ से कितने, यहाँ देखिए आप, 59 करोड़ से 4 अरब वर्ष पूर्व इसकी जो आयु निर्धारित की गई, इस महाकल्प की आयु 59 करोड़ से 4 अरब वर्ष, 59 करोड़ से 4 अरब वर्ष पूर्व इस युग में तप्त पृथ्वी शीतल होकर ठोस क्रस्ट का निर्माण कर रही थी। इस युग में क्या कर रही थी, पृथ्वी क्रस्ट का निर्माण कर रही थी शीतल होकर, क्योंकि पृथ्वी शुरू में जैसे हमारा ये सूर्य है, तारा है, ये एकदम तप्त गर्म के दिखते हैं, वो लाल लाल दिखते हैं, आप देखते भी होंगे। सूर्य जैसे आग का गोला है, ऐसे पृथ्वी भी हमारी एक आग का गोला। और ये अनुमान है कि बहुत कई करोड़ वर्ष ऐसे बारिश होती रही, लगातार होती रही। कई करोड़ वर्ष पहले बारिश होती रही, बारिश होने के बाद धीरे धीरे ऊपरी भाग जो ठंडा होता गया। तो वही यहाँ है कि जो ऊपरी भाग इसका जो क्रस्ट है वो शीतल होकर क्या कर रही थी, क्रस्ट का निर्माण कर रही थी, भूपर्पटी का जो ऊपरी भाग है उसका निर्माण कर रही थी ठंडा होकर। ये क्रिया 500 मतलब ये जो इस महाकल्प की जो आयु है वो किसी वैज्ञानिक ने 570 मिलियन पूर्व ही बताया है। इसका काल मतलब 570 मिलियन वर्ष पूर्व। चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव था। इस महाकल्प में चट्टान जो बने, निर्मित हुए क्रस्ट जो बना, उसमें जीवाश्मों का अभाव पाया गया, जीवाश्म रहित थे। अपर्दन एवं निक्षेपण से सागर में निक्षेप जमा होते गए। अपर्दन की क्रिया द्वारा जो बारिश होती रही लगातार, वो ऊपरी भाग उसका ठंडा होता गया, क्रस्ट का निर्माण करती रही पृथ्वी। तो बारिश होने से जैसे ठंडा होता गया, उसका क्या हुआ, ऊपरी भाग अपर्दित होते हुए और पानी के साथ बहकर वह सागरों में निक्षेपित होता गया, निक्षेपित हो गया, एक दूसरे स्थान पर निक्षेपित होता गया। इस युग में प्रायः आग्नेय चट्टान बनी। आग्नेय चट्टान आप जानते ही हैं, ये प्राथमिक शैल भी जिसे कहा जाता है, प्राथमिक चट्टान भी इन्हें कहा जाता है। सबसे पहले आग्नेय चट्टानों की ही उत्पत्ति हुई या निर्माण हुआ। स्थल भाग जीव रहित था। इसमें कहाँ जीव पाया जाएगा, तुरंत सबसे पहले जब जीव का विकास हो जल में ही हुआ। अभी आगे देखेंगे कैसे हुआ। स्थल भाग जीव रहित और अरावली धारवाड़ क्रम की चट्टानों का धीरे धीरे क्या हुआ, निर्माण की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो गई। किस काल में, इसी काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल, ये बिल्कुल आप समझिए कि पृथ्वी का जो ऊपरी क्रस्ट था वो ठंडा होकर शीतल होता, उसके बाद कुछ नहीं। इसमें समझिए ना जीव ना जंतु, ना किसी प्रकार की पेड़ पौधों का, ना जीव जंतुओं का, किसी प्रकार के जीवों का विकास, स्थल विहीन भी था एक प्रकार से अगर समझिए, क्योंकि ठंडा होकर धीरे धीरे क्या कर रहे थे, क्रस्ट का निर्माण तो कर रही थी, वो तो शुरुआत हुआ था। इसके बाद जो आएगा काल उसमें क्या होगा, अब देखिए। दूसरा आता है पीलियोजोइक कल्प। पीलियोजोइक कल्प जिसे पुराजीवी महाकल्प नाम दिया गया। क्या कहा गया, पुराजीवी महाकल्प, इसे कहा जाता है पुराजीवी महाकल्प। ये 6 भागों में विभाजित किया गया। इस महाकल्प को 6 भागों में विभाजित किया गया है। अब आगे देखिए, इसकी जो आयु है वो 59 करोड़ वर्ष पूर्व, 59 करोड़ वर्ष पूर्व
इस काल का जो समय था वो 59 करोड़ वर्ष पहले था इसका काल। कुछ विद्वानों के अनुसार 57 करोड़ माना जाता है, 57 करोड़ वर्ष पूर्व, 57 करोड़ वर्ष पूर्व इसका जो समय था, इस पेलियोजोइक जो था, कल्प था, महाकल्प था, इसका जो काल माना है वो 57 करोड़ वर्ष पूर्व माना है। इसे प्राथमिक युग की संज्ञा दी गई है। प्राथमिक युग क्यों दी गई है? क्योंकि ये जो मानव जीवन या जो स्थल है, इस सब का निर्माण धीरे धीरे इसी काल में ही शुरू हुआ था, इसीलिए इसे प्राथमिक युग भी कहा जाता है। प्राथमिक युग की संज्ञा क्योंकि इस कालखंड में सागरों से जीवों का पदार्पण हुआ था। सागरों से जब काफ़ी मतलब बहुत अधिक बारिश हुई, बारिश होने के बाद पृथ्वी पर जल ही जल हो गया, तो जब अधिक भाग में, पृथ्वी के अधिक भाग पर जब जल का विकास हो तो उसी जल में ही जीव का आविर्भाव हुआ। सागरों में पदार्पण हुआ। स्थल, पदार्पण स्थल, इसे 6 शकों में विभाजित किया गया है। इसे 6 शकों में विभाजित किया गया। तो ये तो पहले अभी हमने बताया कि इसे पेलियोजोइक जो महाकल्प है, पुराजीवी महाकल्प है, इसे 6 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 कैम्ब्रियन शक, नंबर 1 आपका आता है इसमें कैम्ब्रियन शक, शकों में विभाजित किया गया था। तो जो नंबर 1 आता है वो कैम्ब्रियन शक है ना। ओर्डोविशियन जिसे कहा जाता है, सेल्यूसियन, निबोडियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, ये 6 भाग थे। कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिबोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, ये 6 भाग थे। किसके? पुराजीवी महाकल्प के 6 भाग थे। पेलियोजोइक कल्प के, पेलियोजोइक इरा जिसे कहा जाता है पुराजीवी महाकल्प। पुराजीवी महाकल्प को 6 भागों में बांटा गया था या 6 शकों में बांटा गया था। कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिबोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, ये 6 भाग थे। अब इसमें नंबर 1 जो आपका आता है वो है कैम्ब्रियन शक। अब कैम्ब्रियन शक की जो कैम्ब्रियन शक था वो 59 करोड़ वर्ष पूर्व था। 59 करोड़ वर्ष पूर्व अवसादी शैलों की उत्पत्ति हुई, जीवाश्मों का आविर्भाव हुआ। अवसादी शैल जब पाए जाएंगे तो अवसादी शैल जीवाश्म शैल ही है, आप जानते भी हैं। अवसादी शैल क्या है? जीवाश्मी शैल माना जाता है। इसीलिए जब अवसादी शैल की उत्पत्ति हुई तो स्वाभाविक बात है कि किसकी उत्पत्ति होगी? जीवाश्मों की। कैम्ब्रियन हलचल के कारण लारेशियन, विंध्याचल एवं समुद्री घासों की उत्पत्ति धीरे धीरे होने लगी। पत्ती विहीन जिसे कहा जाता है, समुद्री घास जो थे वो पत्ती विहीन थे, जो समुद्री घास थे वो पत्ती विहीन होते थे। इसी कैम्ब्रियन हलचल के कारण ही लारेशियन, विंध्याचल एवं समुद्री घासों की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे यहाँ से पर्वत निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब दूसरा जो है आपका ओर्डोविशियन जो शक है वो 50 करोड़ वर्ष पूर्व था। इसकी जो आयु मानी गई वो प्रारंभ में ओर्डोविशियन शक जो था वो 50 करोड़ वर्ष पूर्व। इसमें समुद्री निम्न प्रकार की जो मछलियाँ थीं या स्थल जीव विहीन था, यह स्थल विहीन जीव था, लेकिन समुद्र में निम्न मछलियों का आविर्भाव हो गया था। निम्न मछलियाँ जो सबसे छोटी किस्म की मछलियाँ होती हैं उसका आविर्भाव किस युग में, किस शक में हुआ था? ओर्डोविशियन शक में हुआ था, जो 50 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। इसमें समुद्रों में निम्न प्रकार की मछलियों का आविर्भाव हुआ और स्थल विहीन जीव था। ये काल या ये शक जो था वो स्थल विहीन था। ये आप ध्यान रखिएगा, ये स्थल जीव विहीन था, मतलब इसका जो स्थल था वो जीव रहित नहीं था। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए तीसरा नंबर इसी में पुराजीवी महाकल्प का तीसरा सिल्यूरियन शक। इसका काल माना जाता है 44 करोड़ वर्ष पूर्व।
ये काल जो था वो 44 करोड़ वर्ष पूर्व था। अकशेरुकी जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। अकशेरुकी जीवों का प्रादुर्भाव, जिसे हम कहते हैं उत्पत्ति। स्थल पर पत्तियों रहित वनस्पति की उत्पत्ति हुई। अब देखिए यहाँ से धीरे धीरे स्थल पर क्या हुआ, इस काल से जीवों का विकास होने लगा, चाहे वनस्पतियों के रूप में या किसी भी जीव के रूप में। कहाँ से शुरू हुआ? ये आर्डोविशियन शक से शुरू हुआ छोटे छोटे जीवों का विकास। सबसे पहले अगर पूछा जाता है, सबसे पहले जो मानव मतलब जीवों का विकास हुआ वो कहाँ हुआ? समुद्रों में या जल में, आप कह सकते हैं जल में विकास हुआ, रीढ़ विहीन। ये ध्यान रखिएगा, रीढ़ विहीन जीवों की उत्पत्ति जल में हुई प्रारंभ में। किस काल में? ओर्डोविशियन काल में, ओर्डोविशियन शक में। ये ध्यान रखिएगा। स्थल पर पत्तियों रहित मतलब पत्ती नहीं था, जिसे हम कह सकते हैं मुलायम ब्रिज मतलब पादप, मुलायम प्रकार के जो होते थे, एकदम मुलायम वनस्पतियां होती थी। स्थल पर पत्तियों रहित वनस्पतियों का प्रादुर्भाव हो गया। समुद्र से स्थल की ओर जीवों का पदार्पण होने लगा धीरे धीरे, इसी शक में, इसी काल में। जल से स्थल की ओर, ये आप ध्यान रखिएगा। रीढ़ वाले जीवों का विस्तार होने लगा। रीढ़ वाले जो जीव थे उनका धीरे धीरे क्या हुआ? विस्तार होने लगा। रीढ़ वाले जीवों का काल, इसीलिए इसको कहा जाता है सिल्यूरियन शक को, सिल्यूरियन काल को क्या कहा जाता है? रीढ़ वाले जीवों का काल। ये आप ध्यान रखिएगा। अपलेशियन, स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया पर्वत का निर्माण प्रारंभ हो गया। अब ये तो है ना कि अचानक उत्पत्ति हो जाएगी। अपलेशियन, स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया पर्वत का निर्माण प्रारंभ हुआ। कैलिडोनियन हलचल, आप ये हलचल ध्यान रखिएगा, ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है। ये आप यहाँ देखिए कौन सा हलचल था, अभी आपको हमने बताया है यहाँ कैम्ब्रियन हलचल। किसमें? पुराजीवी महाकल्प के कैम्ब्रियन शक में, कैम्ब्रियन हलचल। और यहाँ सिल्यूरियन शक में कौन सा हलचल? ये देखिए कैलिडोनियन हलचल। ये दोनों ध्यान रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षा में ये अक्सर पूछा जाता है। ये हलचल के बारे में, कौन सा हलचल किस युग में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। रीढ़ वाले जीवों का काल, ये भी ध्यान रखिएगा। रीढ़ वाले जीवों का काल, कौन सा काल था? सिल्यूरियन। ये ध्यान रखिएगा आप, जो इम्पोर्टेंट है हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। सिल्यूरियन काल, इसमें क्या हुआ था? कैलिडोनियन हलचल, रीढ़ वाले जीवों का काल इसे नाम दिया गया। यहाँ देखिए कैम्ब्रियन शक या कैम्ब्रियन काल, इसे कैम्ब्रियन हलचल माना जाता है। सर्वप्रथम क्या हुआ था? कैम्ब्रियन हलचल इसी में ही हुआ था। अवसादी शैलों की उत्पत्ति इसी काल में ही हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। जीवाश्मों की उत्पत्ति इसी काल में हुई थी। लेकिन समुद्रों में जीवों की उत्पत्ति के बारे में अगर पूछा जाए तो ओर्डोविशियन शक में सर्वप्रथम जल में जीवों का उत्पत्ति हुई, जल में ही जीवों की उत्पत्ति हुई। किस काल में? ओर्डोविशियन में। और जबकि सिल्यूरियन शक में कौन सा हलचल हुआ? कैलिडोनियन हलचल, और रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको चाहें नोट भी कर लीजिएगा। और वनस्पति जो पत्ती विहीन थी, वनस्पति का आविर्भाव इसी में हुआ था, प्रादुर्भाव। और समुद्र से स्थल की ओर जीवों का पदार्पण धीरे धीरे प्रारंभ हो गया इसी काल में। चौथा नंबर आपका इसमें आता है डिवोनियन शक या डिवोनियन काल। ये माना जाता है, इसका जो काल था 39.5 करोड़ वर्ष पूर्व इसका जो काल था, इसे कहा जाता मछलियों का युग। ये भी ध्यान रखिएगा, कौन सा युग? मछलियों का युग। रीढ़ वाले जीवों का युग, मछलियों का युग,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही सब पूछता है प्रतियोगी परीक्षा में, और कुछ नहीं पूछता। ये नहीं पूछता कौन कितने भागों में बांटा गया है, ये नहीं पूछता है। सिर्फ जीवों से संबंधित या स्थल, पर्वत, निर्माण, कौन सा पर्वत किसमें बना या उत्पत्ति किस काल में हुई, ये सब ज़्यादातर पूछता है। जीवों का विकास कहाँ हुआ, वनस्पतियों का विकास किस काल से शुरू हुआ, सर्वप्रथम किस काल में ही जीवों की उत्पत्ति हुई, ये सब पूछता है। रीढ़ विहीन, रीढ़ वाले, ये सब ऐसे करके ही पूछता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अब आगे देखिए, इस काल में डिवोनियन शक में मछलियों के लिए उपयुक्त जलवायु पाई जाती थी, और इसमें जो अनुकूल जलवायु मछलियों के लिए पाई गई तो उनका विकास धीरे धीरे और बढ़ता गया। अब इसमें उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई। उभयचर आप जानते भी हैं, उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई। स्थल पर वनस्पति का विकास, फर्न जैसी मुलायम पत्ती वाले। अब इसमें सिलुरियन में आप पढ़े थे बिना पत्ती वाले, और डिवोनियन में आप पढ़ रहे हैं पत्ती वाले, लेकिन मुलायम पत्ती वाले, छोटी पत्ती वाले। फर्न जैसी आप जानते होंगे, फर्न जैसी मुलायम पत्ती वाले वनस्पति का विकास हो गया, उत्पत्ति हुई, विकास हो धीरे धीरे होने लगा। 5वां नंबर इसका है कार्बोनीफेरस। कार्बोनी नाम है कि कोयला वाला युग, इसे आप कह सकते हैं, कोयले का युग कह सकते हैं। इसी काल में ही कोयला बना। इसका जो काल था वो 34.5 करोड़ वर्ष पूर्व था। 34.5 करोड़ वर्ष पूर्व। इसे उभयचर युग कहा जाता है। यहाँ उत्पत्ति और यहाँ युग हो गया। ये अंतर क्यों हो गया दोनों में? उत्पत्ति का मतलब जन्म लिए, और विकास किस में हुआ? इसमें, इसीलिए इसका नाम दिया गया उभयचर युग। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जब जिस काल में उत्पत्ति हो गया वहाँ सीधे लिखा जाएगा कि उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई, और जहाँ बहुत अधिक विकास हो जाएगा वहाँ युग उसको मान लिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, उभयचर युग इसीलिए कहा जाता। बड़े वृक्षों का काल, इसमें जो वृक्ष थे, अब यहाँ फर्न किसमें? डिवोनियन में क्या आप पढ़ें कि छोटी पत्ती वाले या मुलायम पत्ती वाले छोटे पौधों का आविर्भाव, और इसमें बड़े वृक्षों का प्रादुर्भाव, इसीलिए इसे कहा गया वृक्षों का काल, बड़े वृक्षों का काल। सरीसृप की उत्पत्ति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बोनीफेरस, ये आप नोट कर लीजिएगा। कार्बोनीफेरस उभयचर युग इसे कहा जाता है, बड़े वृक्षों का काल कहा जाता है। इसमें सरीसृपों की उत्पत्ति हुई। इस काल के बने भ्रंशों में, मतलब इस काल में जो भ्रंश बने थे उसमें इन बड़े वृक्षों की जो उत्पत्ति हुई थी, विकास हुआ था, वो उसमें दब गए। दबने के कारण कोयला बन गया, इसीलिए इसका नाम कार्बोनीफेरस, एक कोयला युग भी इसे कहा जाता है। दब जाने के कारण गोंडवाना क्रम में चट्टानों का निर्माण हुआ। कोयले का व्यापक निक्षेप पाया जाता है। अतिवृष्टि के कारण जब दब गया और बहुत बारिश भी हुआ, उसमें क्या हुआ? वृक्षों के कारण कोयला बन गया। अब आगे आता है परमियन शक। जो 6 नंबर वाला था आपका, वो परमियन शक था। वो इसका काल जो था, समय जो था, वो 28 करोड़ वर्ष पूर्व था। 28 करोड़ वर्ष पूर्व। अब देखिए इसमें कौन सा? हर्षियन हलचल। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ आप पढ़े हैं आर्डोविशियन में आप पढ़े हैं कौन सा? कि जल में जीवों की उत्पत्ति हुई। और यहाँ आप पढ़े कैम्ब्रियन में औषधि शैलों की उत्पत्ति हुई, या समुद्री, वो क्या कहते हैं, जीवाश्मों की उत्पत्ति हुई। ये आप पढ़ लिए हैं। और इसमें आप जो पढ़े हैं कैम्ब्रियन में कैम्ब्रियन हलचल, और आप सिलुरियन में पढ़े हैं कैलिडोनियन हलचल, और यहाँ आप पढ़ रहे हैं कौन सा हलचल? परमियन में हर्षियन हलचल। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर्षियन हलचल, और कौन सा हलचल? कैलिडोनियन हलचल और कैम्ब्रियन हलचल। 3 हलचल हो गया। अब आगे देखेंगे कौन सा हलचल आने वाला है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हलचल से ही पूछता है कि किसकी उत्पत्ति हुई। हलचल से ही निर्माण और होता है। कैलेडोनियन हलचल से ही किसका उत्पत्ति हुई थी? ये अपलेशियन, स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेविया पर्वत का निर्माण किससे हुआ था? कैलिडोनियन हलचल से ही।
और इसमें आप पढ़ रहे हैं पर्मियन शक में हर्षिनियन हलचल हुआ था। अब इस हुआ था तो इसके हलचल से किसका निर्माण हुआ, ये आप देखिए, अपलेशियन पर्वत का निर्माण हुआ। अपलेशियन पर्वत या दामोदर घाटी में कोयला बना या कोयला के निक्षेप पाए गए, कोणधारी वनों की प्रचुरता पाई गई। किस युग में, किस काल में, पर्मियन काल में, हर्षियन हलचल के कारण। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला आता जो तीसरा महाकल्प हमारा है, वो तीसरा महाकल्प है मध्यजीवी महाकल्प, जिसे मेसोजोइक इरा कहा जाता है। मेसोजोइक इरा, मध्यजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प मेसोजोइक इरा। इसका काल 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व, इसका काल जो था वो 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व था। ये देखिए आप, 24.8 करोड़ वर्ष मध्यजीवी महाकल्प मेसोजोइक इरा इसे कहा जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। दूसरा हमने जो पढ़ा वो था पेलियोजोइक महाकल्प, जिसे पुराजीवी महाकल्प कहते हैं। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं मध्यजीवी महाकल्प, जिसे कहते हैं मेसोजोइक इरा। इसका जो काल था वो 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व था। अब इसकी क्या विशेषता है ये आप देखिए। सरीसृपों का युग, सरीसृपों का युग किसे कहा जाता है अगर पूछ लिया जाए तो आप उत्तर क्या बताएंगे, मध्यजीवी महाकल्प मेसोजोइक इरा। ये सरीसृपों का युग था, ये आप ध्यान रखिएगा। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे इधर आप पढ़े हैं कि प्री कैम्ब्रियन में आर्कियोजोइक एवं प्रीटोरोजोइक, प्रीटोरोजोइक, प्री कैम्ब्रियन में आर्कियोजोइक एवं प्रोटीरोजोइक, ये दोनों सम्मिलित रूप से ही क्या कहलाए, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। दूसरा हमारा था पेलियोजोइक महाकल्प, है ना, पुराजीवी महाकल्प। इसको कितने भागों में, 6 भागों में। ये आप देख रहे हैं कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन और डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ये आप पढ़ लिए 6 प्रकार। अब जो मध्यजीवी महाकल्प है मेसोजोइक इरा है, अब ये कितने भागों में विभाजित है, 3 भागों में। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं, अब ये देखिए आप। सरीसृपों का युग इसे कहा जाता, किसको, मध्यजीवी महाकल्प मेसोजोइक इरा को क्या कहा जाता है, सरीसृपों का युग कहा जाता। क्यों कहा जाता, आगे देखिए। इसमें रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ, इसीलिए इसे रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। किसे, ट्रियासिक, जो ट्रियासिक काल था, ट्रियासिक शक था, वो उस काल में, उस शक में, उस काल में रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ, इसीलिए इसे कहा गया रेंगने वाले जीवों का काल। किसे, ट्रियासिक शक को, ट्रियासिक शक को रेंगने वाले जीवों का काल कहा गया, क्योंकि इसमें रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति एवं विकास हुआ। इसका जो काल था वो 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व था। किसका, ट्रियासिक जो काल था उसका काल 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसे कहा जाता रेंगने वाले जीवों का काल, ये ध्यान में रखिएगा आप। गोंडवाना भूखंड का विभाजन यहीं से शुरू हो गया। गोंडवाना भूखंड का विभाजन, दक्षिणी भाग जो था, भारत का जो दक्षिणी भाग था वो था गोंडवाना, और जो उत्तरी भाग था वो अंगारा लैंड। ये तो आप सुने होंगे। बीच में कौन सा सागर था, टेथिस सागर था, जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। ये आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, जब हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, हिमालय की उत्पत्ति कैसे कब हुई, तो उसके बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे। उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ट्रियासिक जो शक था, ट्रियासिक काल था, उसमें
रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ, गोंडवाना भूखंड का विभाजन प्रारंभ हो गया। स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीवों में कौन से सम्मिलित थे जीव? जो निम्न कोटि के अंडे देने वाले जीव थे, उनका भी विकास हुआ और निम्न कोटि के स्तनधारी जीवों का विकास हुआ। ये आप ध्यान रखिएगा। किस काल में? ट्रियासिक शक में या ट्रियासिक काल में। ट्रियासिक काल में निम्न कोटि के जो जीव थे अंडे देने वाले, उनका विकास, और निम्न कोटि के स्तनधारी जीवों का विकास हुआ। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आगे दूसरा नंबर इसका जो है मध्यजीवी महाकल्प का, मेसोजोइक का जो दूसरा नंबर था, दूसरा युग था, वो कौन सा था? जुरैसिक। जुरैसिक, इसका काल था 21.3 करोड़ वर्ष पूर्व। जो इसका समय था, काल था, वो 21.3 करोड़ वर्ष पूर्व था। ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें पुष्पी पादपों का, आवृत्त बीजी जिसे हम कहते हैं, आवृत्त बीजी पुष्पी पादपों का प्रादुर्भाव हुआ या आविर्भाव जिसे हम कह सकते हैं, उत्पत्ति हुई। डायनासोर का प्रभुत्व का काल कहा जाता है, क्योंकि डायनासोर की उत्पत्ति इसी काल में हुई थी। किस काल में? जुरैसिक काल में। ये आप देखिए, पुष्प पादपों जिसे आवृत्त बीजी की उत्पत्ति, डायनासोर का प्रभुत्व या काल जिसे कहा जाता है, उड़ने वाले सरीसृपों की उत्पत्ति, आर्कियोप्टेरिस आप पढ़े होंगे विज्ञान में, आर्कियोप्टेरिस सरीसृपों की उत्पत्ति। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। किसमें? जुरैसिक में। आगे तीसरा नंबर इसका जो है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस काल था, ये 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व इसका जो समय था। पर्वत निर्माण प्रक्रिया अधिक सक्रिय रही इस काल में। पर्वत निर्माण की प्रक्रिया अधिक सक्रिय रही। गोंडवाना का विखंडन तीव्र गति से होने लगा। अब यहाँ आप पढ़े हैं विभाजन प्रारंभ हो गया था और यहाँ तीव्र गति से विखंडन या विभाजन होने लगा गोंडवाना का। तीव्र गति से ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भारत के दक्षिणी भाग में लावा का जमाव, भारत का जो दक्षिण का पठार आप पढ़ते हैं वो लावा द्वारा निर्मित। ये ज्वालामुखी की किस काल में? किस काल में? क्रिटेशियन काल में। क्रिटेशियस काल में क्या हुआ था? गोंडवाना का विभाजन तीव्र गति से होने लगा और ज्वालामुखी क्रिया द्वारा भारत के दक्षिणी भाग में लावा का जमाव होने लगा। अब इसी काल में एक बात और ध्यान रखिएगा, क्रिटेशियस काल जो था इसमें खड़िया मिट्टी या चूना पत्थर का जमाव होने लगा, या जिसे हम उत्पत्ति कहते हैं। इसी काल में खड़िया मिट्टी और चूना पत्थर, इसी काल में, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब चौथा नंबर जो महाकल्प का आता है, नवजीवी महाकल्प, जिसे सीनोजोइक इरा कहा जाता है। सेनोजोइक इरा मतलब नवजीवी महाकल्प। नवजीवी महाकल्प, अब इसका काल देखिए 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। कौन सा महाकल्प था? नवजीवी महाकल्प। नवजीवी महाकल्प जिसे सीनोजोइक इरा कहा जाता है। अब इसकी क्या विशेषता थी? अब इसको आप देखिए। अल्पाइन पर्वतीकरण के फलस्वरूप विश्व में नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हो गया। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। किस काल में? नवजीवी महाकल्प सीनोजोइक इरा में। ये अक्सर पूछता है तो इसको आप भूलिएगा नहीं कि किस काल में नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हुआ, किस काल में या किस महाकल्प में? नवजीवी महाकल्प सीनोजोइक इरा में। ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे हिमालय, एंडीज, राकी, आल्पस, ये सभी जो पर्वत थे इसका निर्माण इसी काल में प्रारंभ हुआ। स्तनधारी कीटों एवं आवृत्त बीजों पादपों का युग इसे कहा जाता है, क्योंकि इस युग में अधिक विकास हो गया था। किसका? स्तनधारियों का, पादपों का,
बहुत अधिक विकास हो गया था, इसीलिए इसे कहा जाता है स्तनधारी कीटों एवं आवृत्तबीजी पादपों का युग कहा जाता है। इसका है तृतीय युग। तृतीय युग इसे कहा जाता है। पहला युग हमारा था पेलियोजोइक इरा, दूसरा जो था हमारा वो कौन सा था मध्यजीवी, और तीसरा जो हमारा है वो होगा नवजीवी महाकल्प, जिसे हम तृतीय युग के नाम से जानते हैं। इसे 5 शकों में विभाजित किया गया, 5 शकों में विभाजित किया गया। नंबर 1 पीलियोसीन शक, पेलियोसीन शक। अब इसमें आप देखिए इसका जो काल निर्धारित किया गया वो 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व था। इसका जो काल था किसका, पेलियोसीन शक का। अब इसमें देखिए अल्पाइन पर्वतीकरण से पुष्पी पादपों एवं पुरातन स्तनियों का विस्तार बहुत तीव्र गति से होने लगा और डायनासोर लुप्त हो गए। इसी काल में ही डायनासोर लुप्त होने लगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। किस काल में, पेलियोसीन शक में, जो इसका काल था 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। इसमें अल्पाइन पर्वतीकरण से पुष्पी पादपों एवं पुरातन स्तनियों का विस्तार बहुत तीव्र गति से हुआ, लेकिन डायनासोर इस काल में लुप्त होने लगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। डायनासोर किस काल में लुप्त होने लगे ये आप ध्यान रखिएगा, पेलियोसीन शक में। आप एक बात ध्यान में रखेंगे। अब इसमें अब डायनासोर की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, कब हुई थी, ये आप देखिए। डायनासोर आपको हमने अभी बताया कि जो डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी किस काल में हुई थी, किस काल में हुई थी। यहाँ देखिए सबसे पहले आप ऑर्डोविशियन में यहाँ से शुरू कीजिए। ऑर्डोविशियन शक से समुद्र में जलों की उत्पत्ति हुई। फिर सिल्यूसियन शक से अकशेरुकी जीवों की उत्पत्ति, रीढ़ वाले जीवों का विस्तार होने लगा। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। तीसरा है डिवोनियन शक, इसमें मछलियों का युग इसे कहा गया। कार्बोनिफेरस में कार्बन है ना, और परमीनियन शक में कोणधारी और अपलेशियन पर्वत मोड़दार। ये बात ध्यान में रखिएगा। मध्यजीवी में सरीसृपों का युग, इसे 3 कालों में विभाजित किया गया। अब इससे देखिए टर्शियरिक रेंगने वाले जीवों का काल, समझ रहे हैं ना। जुरैसिक में देखिए, ये देखिए जुरैसिक में डायनासोर की उत्पत्ति हुई और किसमें, नवजीवी सेनोजोइक के पेलियोसीन शक से क्या हुआ, डायनासोर की डायनासोर लुप्त होने लगे। ये जो सेनोजोइक इरा था उसके शक में कौन सा काल था, पेलियोसीन शक जो था उसमें क्या हुआ, डायनासोर लुप्त होने लगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा नंबर आपका आता है इयोसीन। इसका काल 5.9 करोड़ वर्ष पूर्व। इयोसीन शक जो था वो 5.49 करोड़ वर्ष पूर्व इसका काल था। बृहद हिमालय का निर्माण, अगर पूछा जाए बृहद हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ, वो हुआ था सीनोजोइक महाकल्प में। सीनोजोइक महाकल्प में, उसके महाकल्प के इयोसीन शक में, इयोसीन काल में किसका, बृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ हो गया। अनेक प्रकार के जीवों का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे हाथी, घोड़े, सुअर, गैंडे के पूर्वजों का उद्भव हुआ। जो आज वर्तमान समय में हाथी, घोड़े, सुअर, भालू ये सभी हैं, इनके पूर्वजों का विकास किस काल में या उत्पत्ति किस काल में हुई थी, इयोसीन काल में हुई थी। ये बात ध्यान में रखिएगा। सीनोजोइक महाकल्प के इयोसीन शक में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। इयोसीन शक में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। और जो वर्तमान समय में हाथी, भालू और घोड़े, सुअर ये सभी हैं, इनके जो पूर्वज थे इनकी उत्पत्ति इयोसीन काल में हुई थी। ये ध्यान रखिएगा। अगला आता है ओलिगोसीन युग, ओलिगोसीन शक। इसका जो काल था 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व था। ओलिगोसीन तीसरा नंबर आपका है,
3.8 करोड़ वर्ष पूर्व इसका समय था। बृहद हिमालय का निर्माण पूर्ण हो चुका था इस काल में। और जबकि प्रारंभ किस काल में हुआ था? इयोसीन युग में। इयोसीन काल में किसका निर्माण? बृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ था। और ओलिगोसीन युग में बृहद हिमालय का निर्माण पूर्ण हो चुका था। और किसका निर्माण शुरू हो गया था? ये देखिए, स्थलीय भाग पर वर्तमान कुत्ते, बिल्ली, भालू, बंदर, इन सब के जो वर्तमान समय में भालू, बंदर, बिल्ली, कुत्ते ये सभी हैं, इनके पूर्वज किस काल के थे? ओलिगोसीन काल के। ओलिगोसीन काल में। और जबकि वो इयोसीन काल में जो थे हाथी, घोड़े, सुअर, गैंडे और गैंडा, इनके जो पूर्वज थे वो इयोसीन युग के थे। जो हाथी, घोड़े, सुअर, गैंडे ये सभी है ना, इनके जो पूर्वज थे वो इयोसीन काल के। और कुत्ते, बिल्ली, भालू, बंदर, इन सब के पूर्वज ओलिगोसीन युग के थे। ये बात ध्यान में रखिएगा। और ओलिगोसीन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव के जो पूर्वज थे उनकी उत्पत्ति हुई थी बिना पूंछ वाले बंदर। बिना पूंछ वाले बंदर जो मानव के पूर्वज थे वो ओलिगोसीन युग के ही थे, ओलिगोसीन काल के थे। ये बात ध्यान में रखिएगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सीनोजोइक काल का ये ओलिगोसीन जो काल है, सीनोजोइक इरा जिसे हम कहते हैं नवजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प का जो ओलिगोसीन शक था, काल था, उसमें जो मानव का पूर्वज था उसकी उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इस युग को कहा जाता है कपि युग कहा जाता है, कपि युग कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कप युग, क्योंकि मानव का पूर्वज जो था उसकी उत्पत्ति इसी काल में ही हुई थी, इसीलिए इसे कहा जाता है कप युग। पुच्छ विहीन मतलब पूछ रहित बंदर की उत्पत्ति जो मानव का पूर्वज था ओलिगोसीन युग में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। आप एक एक पॉइंट नोट करते चलिए जो आप समझें कि हाँ ये परीक्षा में आ सकता है। आपको जो इम्पोर्टेंट लगे, महत्वपूर्ण लगे, उसको आप नोट कर लीजिए। इसी का आता है अगला जो काल था वो मियोसीन काल था। मियोसीन, इसका जो काल था 2.46 करोड़ वर्ष पूर्व। ये जो काल था मियोसीन का काल जो था 2.46 करोड़ वर्ष पूर्व। किसका? नवजीवी महाकल्प का, जिसे हम कहते हैं सीनोजोइक इरा। नवजीवी महाकल्प का जो चौथा नंबर था वो मियोसीन शक था। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। अब इसमें क्या था? लघु या मध्य हिमालय का निर्माण, लघु या मध्य हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ। अब इसमें देखिए, इयोसीन काल में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ और ओलिगोसीन में पूर्ण हो गया, जबकि मियोसीन में मध्य या लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई, मतलब लघु या मध्य हिमालय का निर्माण प्रारंभ हो गया। और इसमें पुच्छ विहीन बंदर का स्थानांतरण होने लगा। कहाँ से? अफ्रीका से, क्योंकि जो मानव के पूर्वज थे सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में ही इनका जन्म हुआ, या जिसे हम कहते हैं प्रादुर्भाव हुआ, और वहीं से अफ्रीका से ही धीरे धीरे स्थानांतरित होने लगे अन्य महाद्वीपों में। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर कहीं पूछा जाता है, युग पूछा जाता तो आप तो बता ही देंगे ओलिगोसीन युग, ओलिगोसीन शक, और स्थानांतरण होने लगा मियोसीन शक में। मियोसीन शक से पुच्छ विहीन जो मानव के पूर्वज थे, बंदर थे, वो धीरे धीरे अन्य महाद्वीपों में स्थानांतरित होने लगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। और मियोसीन युग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बृहद हिमालय के बाद इस युग में लघु या मध्य हिमालय का निर्माण प्रारंभ हो गया। ये ध्यान रखिएगा। और जो शार्क मछलियाँ थीं, समुद्री मछलियाँ थीं, उनका और विकास होने लगा, वृद्धि मतलब उनकी संख्या बढ़ने लगी। पेंगुइन जो आप कहते हैं अंटार्कटिका में जो पाया जाता है ध्रुवीय क्षेत्रों में पेंगुइन, उसकी उत्पत्ति हुई इसी काल में। किसमें? मियोसीन काल में। अब अगला इसका आता 5वां नंबर। 5वां नंबर जो है वो प्लियोसीन युग है, प्लियोसीन शक। इसका जो काल था 0.51 करोड़ वर्ष पूर्व, मतलब 51 लाख वर्ष पूर्व इसका जो प्लियोसीन का काल था। वर्तमान सागरों महाद्वीपों का स्वरूप,
मतलब जो आप वर्तमान में देख रहे हैं सागर और महासागर, इसका जो पहले स्वरूप था वो इसी काल में ही प्रारंभ या निर्माण हुआ था। इस काल में प्लियोसीन काल में, प्लियोसीन काल में किसका, वर्तमान सागरों महाद्वीपों का स्वरूप निश्चित हो गया था। ब्लैक सागर जिसमें कैस्पियन, अरब, शिवालिक का निर्माण भी इसी काल में हुआ। अब देखिए मियोसीन काल में मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मियोसीन के पहले आप देखिए इयोसीन में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओलिगोसीन युग में बृहद हिमालय का निर्माण पूर्ण हो गया और इसमें ओलिगोसीन में मानव का जो पूर्वज था, पुच्छविहीन बंदर था, इसकी उत्पत्ति हुई, इसीलिए इसे कप युग कहा जाता है, ओलिगोसीन युग को, ये आप ध्यान रखिएगा। मियोसीन जो शक था उसमें मध्य हिमालय या लघु हिमालय का निर्माण हो गया, किसमें, मियोसीन में। और जो इसका पांचवा काल था वो प्लियोसीन काल था। प्लियोसीन काल में कौन सा, शिवालिक, हिमालय को 3 भागों में, बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, और तीसरा जो दक्षिण श्रेणी तीसरा वाला है वो शिवालिक श्रेणी है। 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, बृहद हिमालय, लघु या कौन सा हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय, और जो तीसरा है दक्षिण वाला श्रेणी वो उसे कहते हैं शिवालिक श्रेणी। अब ये शिवालिक श्रेणी प्लियोसीन युग में या प्लियोसीन काल में ही शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, महाद्वीपों से संबंधित, मानव के उत्पत्ति से संबंधित, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। और प्लियोसीन युग में सागरों का भी निर्माण हुआ। उत्तरी विशाल मैदान का भी निर्माण हुआ, किस काल में, प्लियोसीन काल में, ये नोट कर लीजिएगा, उत्तरी विशाल मैदान। और मानव की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, प्लियोसीन काल में। प्लियोसीन काल में मानव की उत्पत्ति हुई, जिसे हम आदिमानव का नाम देते हैं, आदिमानव कहते हैं, जो हमारा पूर्वज था, बंदर की तरह दिखने वाला। मानव की उत्पत्ति प्लियोसीन काल में ही हुई थी। अब 5वां नंबर जो मुख्य महाकल्प है, आप इसको देखिए, 5वां महाकल्प कौन था हमारा, नियोजोइक महाकल्प। नियोजोइक महाकल्प, इसका जो काल था वो 20 लाख वर्ष पूर्व था। इसे चतुर्थ युग कहा जाता है, इसे चतुर्थ युग कहा जाता है। तीसरा युग कौन सा था हमारा, सीनोजोइक महाकल्प, जिसे हम कहते हैं नवजीवी महाकल्प। सीनोजोइक इरा तीसरा था, और चौथा हमारा है नियोजोइक महाकल्प, जिसे चतुर्थ युग कहा जाता है। इसका युग जो था, काल था, 20 लाख वर्ष पूर्व था। इसे 2 शकों में विभाजित किया गया है। पहला है प्लिस्टोसीन शक, 20 लाख वर्ष पूर्व। प्लिस्टोसीन किसका, नियोजोइक जो महाकल्प था, उसका जो पहला शक था वो था प्लिस्टोसीन शक, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व। अब इसमें देखिए क्या था, 4 हिमयुगों की उत्पत्ति हुई, 4 हिमयुगों की उत्पत्ति हुई। अब ये हिमयुग कौन कौन से थे, अभी आप आगे देखिए। उत्तर अमेरिका में हिम चादर का विस्तार हुआ। उत्तरी अमेरिका में जो हिम चादरों का विस्तार हुआ वो 4 भागों में हुआ। नंबर 1 आपका आता है, 4 समयों में विस्तार हुआ इसका, नेब्रास्कन, ये भी कंपटीशन परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। उत्तरी अमेरिका में हिम चादरों का विस्तार 4 कालों में हुआ था या 4 समय में हुआ था, कौन कौन से थे ये आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। 4 हिमयुग कौन कौन से थे आप ये ध्यान रखिएगा। नंबर 1 है नेब्रास्कन, नंबर 2 कंसान, और नंबर 3 इलिनोइन, और चौथा नंबर जो था विस्कॉन्सिन। कौन कौन से आप फिर से सुन लीजिए, देख लीजिए, और चाहें तो आप नोट कर लीजिए। नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन, विस्कॉन्सिन, ये 4 हिमयुग थे। कहाँ के, हिमयुग नहीं, हिम चादर। कौन से थे, उत्तरी अमेरिका में। कौन से 4 थे, नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन, विस्कॉन्सिन। ये आप ध्यान रखिएगा, चारों हिम चादर का नाम।
भूलिएगा नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दो हिमयुगों के जो बीच का समय था, दो हिमयुग मतलब जैसे हिम हो गया, पृथ्वी ठंडा हो गया, फिर उसके बाद जो उसके बीच में जो समय मिला, जैसे एक हिम चादर दूसरे हिम चादर के बीच में जो समय था उसे क्या कहा गया, उसका नाम दिया गया आमांतर हिमयुग। आमांतर मतलब हिम चादर से पृथ्वी ठंडी, फिर उसके बाद जो उससे समय मिला पृथ्वी गर्म, है ना, ये ध्यान रखिएगा। चार आपको हमने बताया, नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन और विस्कॉन्सिन, ये उत्तरी अमेरिका के हिम चादर थे। अब उन चादरों के बीच दो हिम चादरों के बीच में जो समय मिला उसे हिम चादर रहित कहा गया, जिसे अमांतर हिम चादर कहा गया या अमांतर हिमयुग कहा गया। अमांतर हिमयुग मतलब हिम चादर रहित उसे कहा गया, अमांतर हिमयुग को। अमांतर हिमयुग अब नेब्रास्कन तथा किसके बीच, कंसान के बीच अपटोनियन नाम दिया गया, अपटोनियन अमांतर हिमयुग, अपटोनियन अमांतर हिमयुग। और कंसान एवं इलिनोइन के बीच यारमाउथ अमांतर हिमयुग, अमांतर हिमयुग किसके बीच, यारमाउथ, कंसान और इलिनोइन के बीच यारमाउथ, इलिनोइन एवं विस्कॉन्सिन के बीच संगमन अमांतर हिमयुग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो हिम चादर हैं उत्तरी अमेरिका के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे यूरोप में भी हैं। ये आपका हो गया कौन सा, उत्तरी अमेरिका का हिम चादर या अमांतर हिमयुग जिसे कहते हैं। दो हिम चादरों के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, हिम चादर रहित या हिम युग रहित, उसे कहा जाता है अमांतर हिमयुग। तो इन चारों के बीच में कौन कौन सा था ये आप जान लिए। अब आगे आप यूरोप के बारे में जानिए कौन कौन से हिम चादर थे। गुंज, मिंडेल, रिस, वुर्म, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। यूरोप के जो हिम चादर थे उसका जो नाम था गुंज, मिंडेल, रिस, उर्म, ये आप ध्यान रखिएगा। और जबकि अमेरिका के चार कौन कौन से थे, नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन, विस्कॉन्सिन, ये चार थे किसके, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हिम चादर। और यूरोप का अगर पूछा जाए तो गुंज, मिंडेल और रिस और उर्म, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन से, गुंज, मिंडेल, रिस, गुंज, मिंडेल, रिस और उर्म, ये किसके थे, यूरोप के थे हिम चादर। अब आगे देखिए, बृहद झीलों का निर्माण, उत्तरी अमेरिका में बृहद झीलों का निर्माण, फियोर्ड तट आप जानते भी होंगे, नॉर्वे में है। ये आपको आगे जब पढ़ाएंगे अक्षय अपर्दन के बारे में, उसकी स्थलाकृतियों के बारे में, उसके बारे में आप जानेंगे। बृहद झीलों का निर्माण उत्तरी अमेरिका में, फ्योर्ड तटों का निर्माण नॉर्वे में। इसका निर्माण हुआ किस काल में, किसके काल में, प्लीस्टोसीन काल में, ये ध्यान रखिएगा। पत्थर के औजार जब आदिमानव बनाने लगे किस काल में, प्लीस्टोसीन काल में। प्लीस्टोसीन काल में जो आदिमानव थे हमारे, वो पत्थर के औजार बनाने लगे किस काल में, प्लीस्टोसीन काल में। अब आगे जो आता है इसका नियोजोइक महाकल्प का दूसरा काल जो था वो होलोसीन काल था। होलोसीन, इसका जो समय था 0.11 लाख वर्ष पूर्व, 0.11 लाख वर्ष पूर्व। इसे मानव युग कहा गया क्योंकि आदिमानव किस में था, प्लीस्टोसीन काल में। आदिमानव किसका, पत्थर का औजार बनाने लगा। और इसमें जो होलोसीन काल था, होलोसीन काल को मानव युग का नाम दिया गया, मानव युग की संज्ञा दी गई, ये ध्यान रखिएगा। मरुस्थलों का उद्भव हुआ अफ्रीका और एशिया के
मध्यवर्ती भागों में, उत्तरी भाग में क्या हुआ? मरुस्थलों का निर्माण हुआ। किस काल में? होलोसीन काल में। मानव ने पशुपालन एवं कृषि करना प्रारंभ किया किस काल में? होलोसीन काल में। ये ध्यान रखिएगा। अब आप एक बार फिर से देख लीजिए कि 5 महाकल्प कौन कौन से थे? आर्कियोजोइक, प्रीटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मीसोजोइक, नियोजोइक और सीनोजोइक महाकल्प। ये ध्यान रखिएगा, 5 महाकल्प थे। 5 महाकल्पों की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन महाकल्पों को किन कालों में, मतलब कितने कालों में बांटा गया, उन कालों की क्या विशेषता थी, ये सब आपको हमने बता दिया। जो किससे संबंधित था? पृथ्वी का इतिहास, भूगर्भिक इतिहास के बारे में था। इतना आप जान गए, समझ गए। किसके बारे में? पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में। अब आपको जो आगे पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना रहेगा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में। किसके बारे में आपको पढ़ना है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। आज का क्लास कैसा रहा, कैसा लगा आपको? ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।